नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं उस सूरत हाल की जो उस वक्त पैदा हुई जब इंडियन मिलिट्री की ट्रेनिंग कमांड के हेड जनरल एएस लांबा ने शिमला में एक मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि इंडियन मिलिट्री ने यह कैपेबिलिटी हासिल कर ली है कि वो बैक वक्त चीन और पाकिस्तान से जंग कर सकती है, यानी टू थिएटर्स वॉर सिनेरियो, जैसा कि पेंटागन ने हमेशा अपनी कैपेबिलिटी के बारे में दावा किया है। और अगर ऐसी जंग होती है तो 72 घंटों में पाकिस्तान और चीन को सीज फायर पे इंडियन मिलिट्री मजबूर कर सकती है। मेरे साथ इस डिस्कशन में स्टूडियोज में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर आयशा सिद्दीका और मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं रेयर एडमिरल रिटायर्ड राजा मेनन साहब, जो कि मेंबर रह चुके हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कमेटी टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। लेकिन नाज़रीन इससे पहले कि हम इन दोनों से बात करें, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जो हमने थोड़ी देर पहले बात की मिस मारिया सुल्तान से, जो डायरेक्टर हैं साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की, और हमने उनसे बात की कि जो नई स्टेटमेंट्स हैं एएस लांबा की, जो डेयर डॉक्ट्राइन वो दे रहे हैं, इसका पाकिस्तान के न्यूक्लियर पोस्चर पे क्या इसके असरात हो सकते हैं। इससे पहले सुनते हैं, फिर डिस्कशन का आगाज करते हैं। इस वक्त जो हिंदुस्तान की अस्करी क़यादत है, ये जो डॉक्ट्रिन सामने लेके आ रहे हैं, ये खित्ते के लिए बहुत गैर यकीनी सूरत हाल का बायस बनेगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप अपनी पेशगी फोर्सेस को सरहद के इतने पास ले आते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि किसी वक्त भी जो है हमला आपकी सरहद के ऊपर हो सकता है या आपके मुख्तलिफ शहरों में हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो अगरचा फर्स्ट यूज बेस्ड है, लेकिन वो इस बात के ऊपर इन्हिसार करती है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसके जवाब में, जवाबी कार्रवाई में अपने पेशगी उस जवाबी कार्रवाई में एटमी जो है ताकत का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब आप इसको सरहद के इतने पास ले आते हैं तो आप दोनों जो सियासी क़यादत है और साथ ही साथ अस्करी क़यादत को बहुत कम टाइम देते हैं, जिसमें उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या इस हमले का मजमूई या कल्मिनेटिव इफेक्ट इतना होगा कि उनको एटमी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी या नहीं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त खित्ते के अंदर रिसेस्ड डिटरेंस है, जिसका मतलब ये है कि दोनों जो ताकतें हैं, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, उन्होंने अपने एटमी हथियार जो हैं उनको डिप्लॉय नहीं किया हुआ। लेकिन अगर हिंदुस्तान ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है इसको अमली जामा बनाने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ इसको पाकिस्तान के ऊपर आयद करने की कोशिश करेगा, या पाकिस्तान पर आयद तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर खातर तब्दीली लेके आनी पड़ेगी। इस लिहाज से दो तीन सूरत हाल आपके सामने आ सकते हैं। एक तो ये है कि आपको रिसेस डिटरेंस से आप शायद डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाएं, जिसके अंदर आपको अपने एटमी हथियार जो है शायद सरहदों पे लगाने पड़े ताकि आपके पास उस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को आप ऑफसेट कर सकें। दूसरी बात यह है कि शायद आपको एक्सटेंडेड डिटरेंस इस्तेमाल करनी पड़े, जिसके अंदर आप शायद इस बात की बात करें कि अगर किसी किस्म की भी पेशगी कार्रवाई हिंदुस्तान की सरहद के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान ये हक हासिल रखेगा कि उन तमाम सूरत हाल का जवाब एटमी ताकत के जरिए कर सके। जो दोनों सूरत हाल जो हैं खित्ते के अंदर एटमी ताकत का तवाज़ुन या एक्सीडेंटल वॉरफेयर या क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बहुत मेरे ख्याल से गलत हैं और ये खित्ते को बहुत ज़्यादा न्यूक्लियराइज कर देंगी और इस खित्ते के अंदर एटमी जंग का ख़तरा जो है बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से ये दो बातें ऐसी हैं जो आपकी डॉक्ट्राइन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगी और साथ ही साथ आपकी थ्रेशोल्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगी। पाकिस्तान को अपना एटमी थ्रेशोल्ड जो है शायद दोबारा उसके ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी और साथ साथ इस बात का तयन करना पड़ेगा कि क्या हम अपनी डॉक्ट्राइन जो है डिफेंसिव करें या हम अपनी डॉक्ट्राइन ऑफेंस करें। इसके साथ ही मैं आपकी तरफ आता हूं एडमिरल राजा मेनन साहब। अभी आपने सुना ये मिस मारिया सुल्तान थी, डायरेक्टर ऑफ द साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट इन इस्लामाबाद। उनकी दो तीन चीज़ें जो मैं समअप करूंगा वो ये है कि जो नया जो थीसिस दे रहे हैं, जो असर्शन की है जनरल एएस लांबा ने, जिसे जनरल दीपक कपूर ने सपोर्ट किया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो तब्दील हो सकता है। डिफेंसिव ऑफेंसिव से वो ऑफेंसिव पे जा सकता है। और अभी वो कहती हैं कि जो रिसेस्ड डिटरेंस है साउथ एशिया के अंदर, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने न्यूक्स को डिप्लॉय नहीं किया, ये सूरत हाल भी बदल सकती है। और आप तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पॉलिसी के हवाले से पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर रहे हैं, उस पर आपका रोल रहा है। आप इस मौजूदा सूरत हाल को जो जनरल एएस लांबा ने कहा है, जिसे जनरल दीपक कपूर लगता है सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए,
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अभी ट्रैक 2 में बातें चल रही हैं कि ओबामा की वजह से सारी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स कम हो सकती है और इवेंचुअली अबॉलिश भी हो सकता है, और इसके बारे में हम भी सोचना चाहिए। तो इसी हालत में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को थोड़ा और ऑफेंसिव करने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन उसके बावजूद इसकी इंप्लीकेशंस तो होंगी ना एडमिरल साहब। ये जो कुछ जनरल एस लोम्बा ने जो स्टेटमेंट दी है, जिसे दीपक कपूर ने मतलब उन्होंने इसको सपोर्ट किया, और आप देख रहे हैं, जानते हैं कि जनरल कियानी की तरफ से भी उसका एक बड़ा रोबस्ट किस्म का रिस्पॉन्स आया, तो इससे जाहिर है एक नई सूरत हाल तो पैदा होती है। ये तो है, लेकिन जनरल दीपक कपूर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में नहीं है। वो तो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर के नीचे है, और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर सीधा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रिपोर्ट करते हैं। तो ये न्यूक्लियर पोस्चर या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वगैरह आर्मी चीफ के नीचे नहीं आता है आजकल। अच्छा, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडियन मिलिट्री जो है वो खुद से ये इनिशिएटिव ले रही है? हिंदुस्तान की वेल एंट्रेंच और पुरानी डेमोक्रेसी में इंडियन मिलिट्री वे फॉरवर्ड दिखा रही है इंडिया की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को? ये तो सही सवाल है। ये डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम ऐसा है कि सब लोग कहते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी होना चाहिए, ये तो है, लेकिन जब फौज सिविलियन कंट्रोल से पूछते हैं कि हमें डायरेक्शन, कुछ डायरेक्टिव्स दे दीजिए, हमारा थ्रेट्स कहाँ से आ जाएंगे और कहाँ कहाँ हम डिप्लॉय करना चाहिए, ये तो सिविलियंस उनके एक्सपर्टीज नहीं है। तो डायरेक्टिव बहुत वेग है या एम्बिगुअस है, तो समझ में नहीं आते हैं। तो इस हालत में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पिछले 30-40 साल में अपने अपने डॉक्ट्रिन्स निकालने के लिए कोशिश किए हैं, क्योंकि उनके भरोसा नहीं है कि सिविलियन से कोई क्लियर डायरेक्टिव्स आ जाएंगे। लेकिन आखिरी में ये कहना चाहिए कि डिप्लॉयमेंट और यूज ऑफ फोर्स बिल्कुल सिविलियंस के अंदर है, सिविलियंस के नीचे है। नहीं, तो फिर इसमें क्या कि इंडियन मिलिट्री का अपनी सिविलियन लीडरशिप के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कोई तब्दीली आते देख रहे हैं हम यहाँ पे? थोड़ी देर पहले हमारे साथ जनरल हमीद गुल थे जो ये कह रहे थे कि अमेरिका के साथ जैसे जैसे इंडियन मिलिट्री का रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, इंडियन मिलिट्री ज्यादा असर्टिव हो रही। नहीं, देखिए, अभी इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्टाफ भी है। तो आर्मी का डिप्लॉयमेंट वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो डायरेक्टिव आती है उसके ऊपर चल जाएगा। लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमेशा सोचते हैं कि ये अगर फोर्स लेवल्स डेवलप करना है या खरीदना है या रिसर्च करना है तो 10, 5, 15 साल लगते हैं कि नए वेपन प्लेटफॉर्म निकालने के लिए। अच्छा, एडमिरल साहब मेरे साथ रहिए, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से अपनी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं।